आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आज 5 बजे मेरे साथ जुड़े हैं। ये खास वजह है कि आप सब जानते हैं कि मेरे जितनी भी प्रोग्राम होते हैं वो पब्लिक प्रोग्राम होते हैं, लेकिन देश में जिस तरीके की एक बीमारी फैली हुई है जो हमारे पड़ोस चाइना से यहां आई है, उसके बाद पूरे देश में एक अजीबोगरीब हालात हैं। ये बीमारी तो देश के अलग अलग हिस्सों में फैली है, दुनिया के बहुत सारे देशों में भी फैली है, और इसके कारण हम तमाम सारे लोग भारत सरकार के निर्देशों, देश के एक्सपर्ट्स, साइंटिस्ट, डॉक्टर, तमाम सारे लोगों की जो राय है, जो उनकी एडवाइस है कि इस बीमारी से लड़ने के लिए हम लोगों को इसकी चेन को तोड़ना है, और ये चेन जब भी टूटेगी अगर हम फिजिकल डिस्टेंस एक दूसरे से रखेंगे। लेकिन ये मेरा विषय नहीं है, मैं क्यों आया हूं, मैं क्यों क्या किस लिए आपके बीच में हूं, वो दूसरा विषय। आज हमारे यहां इस बीमारी को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। सरकारें अपना काम कर रही हैं, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन देश की हैसियत में, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की हैसियत में, एक ऐसे समय में जब एक पूरे आपके वजूद को, एग्जिस्टेंस को खतरा पैदा हो गया है, ऐसे में हमारे देश का एक बहुत बड़ा वर्ग, मैं नहीं जानता कि वो किस चीज से मोटिवेटेड है, लेकिन तथ्य ये कहते हैं कि एक बहुत बड़ा वर्ग इस देश को राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर जब जब चुनौतियां खड़ी हुई हों, तब तब उस वर्ग ने अपनी वही सोच दिखाई, अपना वही एजेंडा चलाया जिसे हमने 1947 और 46 में देखा। विषय यह नहीं है कौन सही है कौन गलत है। पूरी दुनिया, चाहे उसमें अमेरिका हो, यूरोप हो, रशिया हो, यानी कि दुनिया के तमाम वो देश जिन्हें हम विकसित देश कहते हैं, जहां दुनिया की आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं, ऐसे में भी उस देश में राजनीतिक तौर पे जो विपक्षी दल हों, सामाजिक तौर पे भी जो लोग ऐसे हों जिन्हें उस वक्त और अपने देश में बैठी हुई सत्ताओं के खिलाफ वो बोलते रहे हों, आज भारत जैसे देश में तमाम वो लोग जो किसी सरकार से नाराज हैं, किसी पार्टी से नाराज हैं, किसी व्यक्ति देश की आइडियोलॉजी से नाराज हैं, हम एक राष्ट्र के रूप में, एक देश के रूप में हमें शर्म आनी चाहिए। पूरी दुनिया, चाहे वो इटली हो, जापान हो, फ्रांस हो, नीदरलैंड हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, दुनिया की हर ताकतें एक ऐसी बीमारी से, एक ऐसे संकट के समय में पूरी मानवता को, उसके वजूद को खतरा हो गया हो, सारे देश एकजुट होकर लड़ रहे हैं। जो जिसकी ताकत है वो लड़ रहा है, लेकिन हम एक भारत राष्ट्र के रूप में इस संकट से जब लड़ने का फैसला जब सरकार करती है, वो सरकार किस पार्टी की है, किस विचारधारा की है, यह महत्व नहीं है। न यह सवाल है इस वक्त कि कौन महान है, कौन महान नहीं
लेकिन जो गैर जिम्मेदाराना रवैया इस देश के महत्वाकांक्षी नेताओं और सत्ता से बेदखल हो चुके कुछ पार्टियों का जो बिहेवियर है, उसे माफ नहीं कर सकता। मैं उससे भी आगे जाना चाहता हूं। यह पहली बार नहीं हुआ है कि भारत पे जब जब संकट आया है तो राजनीतिक दलों ने अगर इफ बट ये वो करके सवाल ना उठाए हों, और जब पूरा देश एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ रहा हो, तब मुझे यह बात कहने से कोई गुरेज नहीं है कि हमने एक झूठ को गढ़ा। जैसे आजादी के वक्त 1947 से पहले के 4-5 साल अगर आप देखें, और फिर आजादी मिली, जब हम विदेशी ताकतों से लड़ रहे थे, तब भी इस देश में एक बहुत बड़ा वर्ग, एक खास मजहब के मानने वाले, जिस तरीके से उन्होंने आजादी मिलने के नजदीक अखंड भारत को खंडित किया, राजनेताओं को ब्लैकमेल किया, जिन्होंने मुल्क बांटा वो उधर चले गए, लेकिन जो मुल्क बांटने के बाद रहे, उन्होंने भारत को अंदर रह करके, यहां के लोकतंत्र का फायदा उठा करके, यहां के संविधान का फायदा उठा करके, यहां की व्यवस्था का फायदा उठा के खोखला किया। इसलिए अगर हम इतिहास को सही नहीं पढ़ेंगे तो आज जो भारत में स्थिति है कि भारत में 30-35 करोड़ लोग, एक उनकी ऐसी ख्वाहिश है जो 47 में पूरी हुई, जो 62 में पूरी नहीं हुई, जो 65 में पूरी नहीं हुई, जो 71 में पूरी नहीं हुई, उन तमाम लोगों ने एक ऐसे समय पे भारत के साथ गद्दारी नहीं की है, बल्कि भारत के वजूद को मिटाने के लिए अपनी उसी थ्योरी को अमली जामा पहनाया है। कोरोना से देश कुछ हद तक लड़ाई में कामयाब हुआ नजर आता था, लेकिन यकायक पता चला कि कुछ लोगों की देश से ज्यादा अपने मजहब के प्रति प्रतिबद्धता ज्यादा है। उनका यह ख्वाब कि ग़ज़वा हिंद अगर हम घोड़ों पे बैठ करके तलवार के जोर पर पूरा नहीं कर सकते, तो ग़ज़वा हिंद के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हम मानव बम सकते हैं, हम छोटे छोटे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे जो मासूम बच्चे हैं, उनके पेट के ऊपर बम बना करके उनका इस्तेमाल अपने सियासी एजेंडे को पूरा करने के लिए जो कौम कर सकती है, आज भारत में जिस जमात के बारे में जिक्र हो रहा है, तमाम लोग टेलीविजनों की बहस और बड़े आर्टिकल और झूठ और मक्कारी का, जिसका दूसरा नाम है सेक्युलरिज्म, इसकी में तरह तरह के दिए जा रहे हैं। वो 1947 में 62 में झूठ बोले, 65 में झूठ बोले, 71 में झूठ बोले, और आज इस संकट के समय में भी मुसलमानों की एक जमात, उसने जो कुछ करा है, अगर आप उसके इतिहास पे नजर डालें, तब आपको पता चलेगा कि भारत का सनातनी हिंदू समाज, जो सिर्फ दूसरों की बातों पे यकीन करता है और हर बार धोखा खाने के बावजूद भी वो ये नहीं समझ पाया कि कौन अपना है और कौन पराया है। ये तबलीगी जमात
जिसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जब मैं पढ़ता था तो हमारे बहुत से साथी इसको अल्लाह मियां की फौज कहा करते थे। यह कहां बनी, कैसे बनी, किन हालातों में बनी, अगर हम इसको नहीं जानेंगे तो जो आज इन्होंने अपना असली चेहरा और चेहरा दिखाया है वो आपको समझ में नहीं आएगा। हम सब जानते हैं 1857 में आजादी की पहली लड़ाई बिगुल मेरठ में बजा और उस वक्त हिंदू और मुसलमान और तमाम सारे लोग मिलकर लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। मंगल पांडे नाम के आदमी की जेर क़यादत में यह जंग हुई और फिर वहां उसके बाद में पूरे दुनिया के अंदर बवाल मचा, पूरे हिंदुस्तान में बवाल मचा, अंग्रेजों की जड़ें उखड़ने लगी। लेकिन उसी वक्त 1857 के बाद 1866 में उस वक्त के भारत के मुसलमानों को लगा कि हमने बहादुर शाह जफर की जेर क़यादत में आजादी की जंग लड़ना शुरू की और उस बहादुर शाह जिसकी हुकूमत चांदनी चौक तक गई थी, उस वक्त में मुसलमानों के एक बहुत बड़े वर्ग ने कोशिश की मुगलों की जो सत्ता आ रही है इस अंग्रेजों की लड़ाई के बहाने बहादुर शाह जफर को अपना राजा बना करके इसकी जेर क़यादत में ये लड़ाई लड़े। उनका एजेंडा था कि किसी भी तरीके से अंग्रेजों के जाने के बाद यह हुकूमत हमें रहनी चाहिए। इसलिए उस वक्त के एक बहुत बड़े दानिश्वर जिनका जिक्र बहुत अक्सर होता है, जिनके बारे में बड़ा झूठ लग जाता है, वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर थे। उनको अंग्रेजों ने, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों की चापलूसी की, अंग्रेजों से मिलकर उन्होंने इस बात का माहौल बनाया कि अंग्रेजों का रुख मुसलमानों के प्रति न हो, और उस चाप में उन्हें सर का खिताब भी मिला। और वो शख्स जिसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बाद में बनाई, उस सर सैयद अहमद खान ने क्या बयान, मेरठ की उनकी पहल एक बहुत जानी मानी तकरीर है, उसमें मुसलमानों को गालियां दी, उनको कजड़ कहा, कौंजड़े कहा, जाहिल कहा और कहा कि इन मुसलमानों को 1857 के हिस्सा नहीं लेना चाहिए था। किस तरीके से फिर वो उन्होंने महमूदन एंग्लो इंडियन कॉलेज बनाया। पहले वो मदरसा था, फिर कॉलेज बना, फिर वो यूनिवर्सिटी बनी। लेकिन इस बात का जिक्र मैं इसलिए हूं कि आप उस नतीजे पे मैं ले जाना चाहता हूं। 1857 में गदर हुआ और फिर 1866 में देवबंद नाम का एक स्कूल ऑफ थॉट क्रिएट किया गया भारत के उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न इलाके में, जिसे हम वेस्टर्न उत्तर प्रदेश कहते हैं। इस इलाके में एक जिला जिसका नाम है सहारनपुर, वहां यह देवबंद बनाया गया और देवबंद ने यह थ्योरी चलाई कि जो हिंदुस्तान का मुसलमान था, जो हिंदुस्तान के में मिला हुआ था, उनको यह डर लगा कि अंग्रेजों की लड़ाई में अंग्रेजों हटाने के लिए अगर ये मुसलमान अपनी भारतीय पहचान में मिस रहा तो हमारा एजेंडा है वो पूरी होगा। लिहाजा उनकी पहचान हिंदुस्तानी है, उनकी पहचान मुसलमान एक इस्लामिक की बनी रहे, इसलिए देवबंद स्कूल ऑफ थॉट का जन्म हुआ। यह 1866 में हुआ। और देवबंद ने किस तरीके से मुसलमानों को अलग किया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि 1857, 1866, लेकिन हम अगर सही जो इस आज की जो स्थिति है, चाहे वो तबलीगी जमात के रूप में हो जिसने पूरे कश्मीर में जहरा है भारत के खिलाफ, दुनिया के कई मुल्कों में जिसको बैन कर दिया गया है, इसके चरित्र के पीछे जो लोग शामिल हैं उनके चेहरों से नकाब होना चाहिए। उनको महान राष्ट्रवादी, महान सेकुलर बना बना करके इस देश के इतिहासकारों ने
और राजनीतिक दलालों ने पेश किया। इसलिए आज की पीढ़ी यह नहीं समझ पा रही है कि असली मुजरिम है कौन, क्योंकि इस देश को नहीं बताया गया कि 14 अगस्त 1946 को यूनाइटेड हाल के अंदर वर्दी नाम के एक मुसलमान चीफ मिनिस्टर ने जिना के कहने पे डायरेक्ट एक्शन किया, हिंदुओं को मारा। यह नहीं बताया गया कि 1888 में एक नाम भारत की राजनीति में बहुत जोर जोर से उछलता है, बार बार उन्हा जाता है, उनसे कोई राष्ट्रवादी नहीं था। और उस वक्त के मुसलमानों की राष्ट्रवादी की सिर्फ एक परिभाषा थी कि जो को गालेगा, जो पाकिस्तान बारे में बुरा भला बोलेगा, भारत के अंदर बड़ा सेकुलर हो जाएगा। 1888 में 1988 के अंदर मक्का में ये जो एक फ्रॉड है, हिंदुस्तान का पहला शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद का जन्म हुआ। ताज्जुब यह है कि मौलाना 1888 में पैदा होते हैं, उनके पिताजी मक्का के थे, वालदा उनकी मदीना की थी, उनके पूरे खानदान का हिंदुस्तान से कोई साबका नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं थे।